हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बहुत अच्छी जानकारी जो है वेबसाइट पे साझा की है। पूरी डिटेल हम दोस्तों आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि जो भी सवाल आपके माइंड में रहते हैं तो आयोग ने क्या करा, एक एफएक्यू बनाया है और उसमें आपके जितने भी सवाल आप आयोग को ईमेल के माध्यम से करते हो किसी भी समस्या को लेकर, तो आयोग ने आंसर बाय क्वेश्चन बाय आंसर आपके बनाकर डाल दिए हैं। तो दोस्तों, इसका लिंक बता देंगे हम आपको कहाँ पे मिलेगा ये पूरा पीडीएफ। ठीक है, तो बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही लेटेस्ट लीगल और मोटिवेटेड जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की गलती को कैसे सुधारा जाए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र के डाटा को आवेदन शुल्क सहित जमा करने के बाद एडिट करने की अनुमति नहीं देता व ना ही आयोग स्वयं डाटा को एडिट करता है। गलत डाटा भरने से आपके लिखित परीक्षा में बैठने व अंतिम चयन में कठिनाई आ सकती है। अतः अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र निरस्त करना होगा और सही डाटा के साथ फिर से आवेदन कर शुल्क सहित जमा करना होगा। देखिए, पहले पॉइंट का आपको आयोग ने क्या जवाब दिया है। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 था बच्चों का सवाल कि आवेदन करते समय शुल्क का भुगतान हो गया है लेकिन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसके बारे में आयोग ने लिखा है, अभ्यर्थी 48 घंटे तक प्रतीक्षा करे। ठीक है, 48 घंटे तक प्रतीक्षा करे। बैंक में इंटरनेट की कनेक्टिविटी में तकनीकी समस्या के कारण शुल्क जमा नहीं हो पाता है। 48 घंटे के अंतराल में अभ्यर्थी का कोई सूचना उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नहीं मिलती है तो वह फिर से आवेदन शुल्क जमा करे। वह तकनीकी समस्या के कारण कटा शुल्क यदि आयोग को प्राप्त होता है तो वह शुल्क अभ्यर्थी को स्वतः खाते में वापस आ जाएगा। तो देखिए, बहुत अच्छी जानकारी दोस्तों। ठीक है, कभी कभी बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। ये सभी बच्चों के सवाल होंगे तो आयोग ने एक लिस्ट बना के डाल दिया। उसका तीसरा सवाल है बच्चों का, अभ्यर्थी रोजगार पंजीकरण के विवरण का उल्लेख करना भूल गया है। आपने जो है रोजगार कार्यालय का पंजीकरण नहीं किया है। तो आयोग ने क्या जवाब दिया है, रोजगार पंजीकरण के विवरण का उल्लेख करना आवेदन पत्र में अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आप करें या ना करें, आयोग ने साफ साफ लिख दिया कि भैया अनिवार्य नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, चौथा क्वेश्चन है सवाल, अभ्यर्थी पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों को नहीं देख पा रहा है। तो आयोग ने लिखा है, यह एक तात्कालिक समस्या है। यह आवेदन पत्र का डाटा आयोग के पास सुरक्षित है, कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करें। तो आयोग ने बोला है कि एक तात्कालिक समस्या है, आप घबराइए मत, आपका जो है आवेदन पत्र का डाटा आयोग के पास सुरक्षित है। ठीक, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आयोग बच्चों का सवाल था, आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी का बोर्ड व विश्वविद्यालय ड्रॉप डाउन मेन्यू में नहीं है। ठीक है, मतलब आप जब भरते हो, कोई आपने बोर्ड से किया है तो वो है ही नहीं उसमें। तो आयोग ने लिखा है कि संबंधित अभ्यर्थी चयन आयोग @gmail.com पर विवरण भेजे। यदि आयोग वैध पाता है तो इसे मेन्यू में जोड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग दिल्ली वगैरह से करते हैं, NIOS से, जहाँ से भी आप लोग कभी कुछ करते हैं तो ऑप्शन में नहीं आता आपकी यूनिवर्सिटी का नाम ना। अगर ऐसी कोई समस्या तो आयोग को ईमेल करते हैं, आयोग उसको जोड़ देगा। ये आपने कोई कंप्यूटर संस्थान से किया, उसका नाम नहीं आ रहा तो वो आयोग जोड़ देता है। छठा पॉइंट है, आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि कैसे सही करें। आवेदन पत्र में फाइल सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद एडिट करने की अनुमति नहीं दी गई है। अभ्यर्थी को अपना पूर्ण आवेदन पत्र शुल्क सहित को निरस्त करना होगा। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम व जन्म तिथि आवेदन पत्र में हाई स्कूल की अंक तालिका प्रमाण पत्र के अनुसार प्रविष्ट करें। ठीक है, तो आयोग ने साफ साफ कह दिया कि आपको जो है हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी पड़ेगी, तब जाके जन्म तिथि, नाम, पिता का नाम आप बदल सकते हैं। ठीक, उसके बाद आया, क्या अभ्यर्थी OTR में अपना डाटा परिवर्तन कर सकता है। तो आयोग ने जवाब दिया, हाँ, अभ्यर्थी कभी भी OTR में लॉगिन कर अपना डाटा परिवर्तन कर सकता है। बहुत अच्छी जानकारी है। OTR में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम व जन्म तिथि को परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को OTR अपडेट बटन पर क्लिक कर अपने आधार कार्ड की डिटेल व हाई स्कूल की अंक तालिका को अपलोड करना होगा व ऑनलाइन सबमिट पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझे पहले। अगर आपको कुछ परिवर्तन करना है तो आपको क्या लिखना है, आधार कार्ड की डिटेल और हाई स्कूल अंक तालिका को अपलोड करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। आयोग द्वारा परीक्षण करने के बाद आपके द्वारा दी गई ऑनलाइन रिक्वेस्ट के आधार पर OTR में अपडेट किया जाएगा। अभ्यर्थी का OTR का डाटा आपके द्वारा भरे जा रहे पद के सापेक्ष आवेदन पत्र में स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपना OTR सावधानी से भरे। यदि अभ्यर्थी अपना OTR सही से नहीं भरता है तो उसके द्वारा भरे जा रहे आवेदन पत्र के डाटा में त्रुटि आ सकती है, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र निरस्त करना होगा व पुनः OTR में जाकर त्रुटि को सही कर शुल्क सहित पुनः आवेदन पत्र सबमिट करना होगा। तो दोस्तों, आयोग ने ये जवाब दिया है OTR के बारे में। ठीक, उसके बाद 8वां सवाल था बच्चों का, OTR बनाते समय अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जिसे जोड़ना है। कि अगर आप OTR बना रहे हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्या है वो जोड़नी है।
उत्तर है अभ्यर्थी सर्वप्रथम 10वीं 12वीं डिप्लोमा और स्नातक स्तर के डाटा को क्रमशः भरना होगा। अगर आपको बनाना है तो ये चीज़ें कंपलसरी हैं। उसके बाद नवा सवाल था बच्चों का, पूर्व में बनाए गए OTR के डाटा को कैसे लॉगिन करें। अभ्यर्थी अपने पूर्व में पंजीकृत ईमेल को यूजर आईडी के स्थान पर भरे, जहाँ पर यूजर आईडी होता है वहाँ पर ईमेल भरे, वह उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करे। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें। आपके ईमेल मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। OTP को एंटर करने के बाद आपका पासवर्ड रीसेट करें। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। उसके बाद 10वां क्वेश्चन था, वन दरोगा की लिखित व शारीरिक दक्षता परीक्षा कब होगी। वन दरोगा के पदों की संख्या का विवरण वन विभाग द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। तो देखिए दोस्तों आयोग ने क्या जवाब दिया। ये देखिए बहुत अच्छा जवाब दिया। अब जो भी दिया, बच्चों ने सवाल किया होगा कि लिखित परीक्षा शारीरिक परीक्षा कब होगी, सॉरी लिखित शारीरिक परीक्षा के बारे में, तो इसका जवाब इन्होंने ये दिया है कि अभी तक तो है पद जो 316 पद हैं जो भी है उसके बारे में अभी नहीं हुआ है। उसके बाद आया आयोग के पास सवाल, अभ्यर्थी लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्तांक को आयोग की वेबसाइट पर कैसे देख सकता है। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया गया है, जिसमें कि अभ्यर्थी द्वारा अपना अनुक्रमांक को जन्म तिथि को प्रविष्ट कर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। 12वां सवाल था, अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में गलत श्रेणी या उप श्रेणी का चयन किया गया है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसका जवाब आया है, यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में श्रेणी का चयन गलत किया गया है तो इस आधार पर ही आवेदन शुल्क अभ्यर्थी के सामने प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी यदि गलत भरी गई श्रेणी पर निर्धारित शुल्क से कम जमा करता है तो उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त किया जाएगा। तो ध्यान रखें दोस्तों, ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक, अभ्यर्थी द्वारा यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में गलत श्रेणी का चयन किया गया है तो उसका चयन गलत भरी गई श्रेणी के अनुसार ही होगा, जो कि अंतिम चयन से वंचित कर सकता है। ठीक है, अगर आपने कोई श्रेणी गलत भरी है तो आयोग ने साफ साफ बोल दिया है कि आपका उसी श्रेणी में चयन होगा और अंतिम चयन से वंचित कर सकता है। ठीक है, अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए। उसके बाद 13वां सवाल बच्चों का रहा कि 746 इंटर स्तरीय परीक्षा और 856 स्नातक स्तरीय की परीक्षाएं कब होंगी। तो आयोग का जवाब है सितंबर और दिसंबर के बीच। ठीक है, तो सितंबर में जो है सितंबर से अब अक्टूबर में ये वाली हो ही रही है और नवंबर में आपकी ये हो जाएगी, मतलब सितंबर से दिसंबर के बीच आपका कैलेंडर आ ही गया। उसके बाद है, क्या यूकेएसएससी के विज्ञापन के लिए आवेदन करने के लिए रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करना अनिवार्य है। तो आयोग ने साफ साफ मना कर दिया, नहीं, कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये यूकेपीएससी में होता है। ठीक है, यूकेएसएससी में अब जो है अनिवार्यता इसकी समाप्त कर दी गई है। उसके बाद आया 15वां सवाल बच्चों का, यूकेएसएससी द्वारा किसी विशेष पद के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या का कैसे पता लगाएं। तो आयोग ने बोला है मेल के माध्यम से नहीं, इसके लिए आप RTI लगा सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं, वहाँ जाके पता कर सकते हैं। 16वां सवाल था, मैं अपने आवेदन में गलतियों को कैसे सुधारूं। आवेदन की अंतिम तिथि से पहले उम्मीदवार रद्द कर सकता है और फिर से आवेदन कर सकता है। देखिए पहला सवाल का जवाब तो ये मिल गया कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले उम्मीदवार रद्द कर सकता है और फिर से आवेदन कर सकता है। दूसरा है, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद यूकेएसएससी द्वारा गलतियों को सुधार करने के लिए दिए गए किसी भी अवसर की प्रतीक्षा करें। ठीक है, गलतियों को सुधार करने की परीक्षा आजकल आयोग देता ही है हर एग्जाम में। उसके नेक्स्ट आया, EWS प्रमाण पत्र की वैधता क्या है। तो आयोग ने उत्तर दिया, एक EWS प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 31 मार्च के अंत तक वैध है जिसमें प्रमाण पत्र जारी किया गया था। ठीक है, तो आयोग ने बोल दिया कि भैया 31 मार्च तक वैध है। उसके बाद 18वां सवाल था बच्चों का, विज्ञापनों के लिए आवेदन करने के लिए प्रमाण पत्र की तिथि क्या होनी चाहिए। ये बहुत बच्चों का सवाल होता है। आवेदन के लिए निर्धारित अंतिम दिन उम्मीदवार के पास वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए या कम से कम जिस दिन वह आवेदन करता है। ठीक है, आपकी कोई भी विज्ञापन निकलता है तो उसका अंतिम दिन तक आपके पास जो है वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए, लास्ट डेट जो होती है ऑनलाइन की। ठीक, उसके नेक्स्ट चलते हैं, लिखित परीक्षा के बाद परिणाम घोषित करने में आयोग को आमतौर पर कितना समय लगता है। तो आयोग ने जवाब दिया कि देखिए CBT में, मतलब ऑनलाइन जो आपका एग्जाम होता है उसमें 3 से 4 महीने का और ऑफलाइन के मामले में 7 से 8 महीने का समय लगता है। तो आप ध्यानपूर्वक रखें कि आयोग को बार बार जब जवाब दिया जाता है तो आयोग यही जवाब देता है। तो आयोग ने इसको लिस्ट में डाल दिया कि ऑनलाइन में 3 से 4 महीने और ऑफलाइन में 7 से 8 महीने। इसको आप 5 से 6 महीने मान सकते हैं, 7 से 8 ज़्यादा हो गया। उसके बाद है 20वां सवाल था कि टाइपिंग टेस्ट की भाषा क्या है। इसका उल्लेख विज्ञापन में किया जाएगा, यदि विज्ञापन उल्लेख नहीं है तो डिफ़ॉल्ट भाषा हिंदी है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट भाषा टाइपिंग में आपकी हिंदी है। उसके बाद 21वां सवाल था, समुदाय और आय प्रमाण पत्र में प्रमाणिक अधिकारी कौन है। तो उन्होंने बोला कि भैया अगर आप आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो तहसीलदार से बनवाएं। उसके बाद नेक्स्ट आया, सामान्य सीट के विरुद्ध आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार का चयन कब किया जा सकता है।
जब उसके अंक सामान्य कट ऑफ से अधिक हों और उसने चयन के किसी भी चरण के दौरान अपनी श्रेणी के आधार पर किसी भी छूट का लाभ नहीं उठाया गया। ये सीधे वही होती है जैसे जनरल की सीट है दोस्तों, तो उसके बाद क्या कहते हैं, आप अगर SC या OBC हैं और आपके नंबर जनरल में फाइट कर रहे हैं तो आप जनरल में ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जो है नंबर पे फाइट कर रहे हैं। ठीक, क्या लिखित परीक्षा यहाँ पर आया है, क्या लिखित परीक्षा से पहले या बाद में शारीरिक परीक्षा होगी? लिखित परीक्षा से पहले या बाद में शारीरिक परीक्षा होगी या नहीं, यह उचित समय पर तय किया जाएगा। यह आवेदन की संख्या, आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की संख्या, कोविड आदि पर निर्भर करेगा। आयोग को यह सुनिश्चित करना है कि उम्मीदवारों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाए। ठीक है, आयोग इनके जवाब भी देता है। तो आयोग ने साफ साफ लिख दिया कि लिखित परीक्षा से पहले शारीरिक परीक्षा होगी या नहीं, यह उचित समय पर तय किया जाएगा। यह आवेदनों की संख्या, आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की संख्या पर निर्भर किया जाएगा। 24वां सवाल था, क्या आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सिफारिशें भेजने के बाद प्रतीक्षा सूची रखता है? देखिए कितना अच्छा सवाल है। एकल संवर्ग चयन में हाँ, पदों का 25%, बहुसंवर्ग में नहीं। अगर आपका सिंगल चयन होता है किसी परीक्षा में तो आयोग रखता है, ठीक है, प्राधिकारी को सिफारिशें भेजने के बाद परीक्षा सूची रखता है और 25% पदों का बहुसंवर्ग में नहीं। ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों ये FAQ आयोग ने जारी किया, बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी आप सभी को। वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना दोस्तों और छोटे भाई बहन तक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाती है। बाकी अगर माइंड में कोई सवाल है तो कमेंट करिएगा, और ये कहाँ पर मिलेगा हम आपको वेबसाइट पर बता देते हैं। आप जब उसकी साइट पर जाएंगे उत्तराखंड अध्ययन सेवा चयन आयोग की, तो उसमें आपको एक चीज दिखाई देगी FAQ पे जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको ये पूरा मिल जाएगा PDF। ठीक है, ये आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, और जो भी अगर आपको वीडियो में छूट गया। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।